Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So बच्चा पार्टी आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू कि लास्ट 2-3 डेज से मैंने MCQs पोस्ट करने स्टार्ट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे। जब आप स्टडी स्मार्ट सीए का चैनल ओपन करोगे तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको ये MCQs मिल जाएंगे जो आप हर दिन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअली में आप वो रिटेन कर पा रहे हो या नहीं। सो डू अटेम्प्ट दिस MCQs एवरी डे, ओके। Now, without wasting any time, let's start with our today's class. That is concept 9, agreeing the terms of audit engagements. अब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एग्री करने को लेके कौन सा ऐसे बात करता है, ऐसे 210 ये डील करता है एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG। दैट इज़ ये ऐसे ये बताता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक ऑडिटर की रिलेटिंग टू एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब आप सोचोगे एक टर्म्स में एग्री करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, होती है। लाइक इट इंक्लूड्स स्टैब्लिशिंग द सर्टेन प्री कंडीशंस। एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ना आप कुछ प्री कंडीशंस बनाते हो। लाइक आप उनको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दोगे अपने क्लाइंट को कि जो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके कि ये वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट एंड TCWG की। तो आप एक ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दोगे, ये एक प्री कंडीशन बता दोगे कि हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही तब करेंगे जब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैनेजमेंट और TCWG फुलफ़िल करेगी। अब इस ऐसे के हिसाब से ना एक ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव होती है कि वो एक्सेप्ट करे या कंटिन्यू करे एक ऑडिट एंगेजमेंट को सिर्फ तभी जब जिस बेसिस पे ये एग्रीमेंट या टर्म्स बन रहे हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं और वो एग्री किए गए हैं दोनों पार्टीज़ के द्वारा। दैट इज़ सबसे पहले तो आप ये इस्टेब्लिश करोगे, ये चेक करोगे कि जो प्री कंडीशंस है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो प्रेजेंट है या नहीं। अब आपने प्री कंडीशन बता दी कि ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, तो सबसे पहले आप चेक कर रहे हो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच में मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है। दैट इज़ जिस चीज़ को लेके दोनों पार्टी ने एग्री किया था वही काम हो रहा है। एंड उसके साथ साथ आप ये कंफर्म कर रहे हो, ये इंश्योर कर रहे हो कि ऑडिटर और मैनेजमेंट या वेयर अप्रोप्रिएट TCWG इनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अब बताओ आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो जहाँ पे आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्लाइंट बार बार आके बोल रहा है अरे आप ये ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहे हो, अब ये क्यों चेक कर रहे हो, वो क्यों चेक कर रहे हो, आपके बीच बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। नहीं, ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ऑडिटर किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू सिर्फ तभी करेगा जब जिस बेसिस पे वो बनाए जा रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो एग्री किए गए हैं दोनों के द्वारा। जो कैसे पता चलेगा हमें, थ्रू जो प्री कंडीशंस है वो एग्जिस्ट करती है, वो प्रेजेंट है। दूसरा आप ये कंफर्म करोगे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों पार्टीज़ के बीच। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। नाउ व्हाट इज़ दिस प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन को कौन से ऐसे डिफाइन करता है, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशन हम उसे बोलते हैं ना, मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं जो एक मैनेजमेंट यूज़ करती है, मैनेजमेंट एग्री करती है कि वो यूज़ करेगी एक एक्सेप्टेबल FRF का जब वो प्रिपेयर कर रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट को या वेयर अप्रोप्रिएट TCWG को टू द प्रीमाइसेस ऑन विच ऑडिट इज़ कंडक्टेड। मतलब आपने एक प्री कंडीशन लगाई है कि मैनेजमेंट एक ना एक्सेप्टेबल FRF को ही यूज़ करेगी जब वो प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एग्रीमेंट को, या जहाँ अप्रोप्रिएट है TCWG, उस प्रीमाइसेस को लेके जहाँ पे ये ऑडिट कंडक्ट की जाने वाली है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं। यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल FRF इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइसेस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। अब इससे जस्ट पहले ना हमने बैंक ऑडिट का चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि एक बैंक की कुछ ब्रांचेस ऑडिटेड होती हैं और कुछ ब्रांचेस अनऑडिटेड होती हैं। तो अब आप जो ये प्री कंडीशन सेट करोगे ये इनके लिए सेट करोगे ना जो ऑडिट हो रही है, इन अनऑडिटेड के लिए थोड़ी करोगे। इसलिए यहाँ पे बोला है टू द प्रीमाइसेस ऑन विच ऑडिट इज़ कंडक्टेड। मतलब बाकी प्रीमाइसेस का तुम्हें जो करना है करो, बट जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें
मैनेजमेंट एक एक्सेप्टेबल एफआरएफ को यूज़ करेगी वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब तुम ये कैसे पता करोगे कि एक प्री कंडीशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं? तो ये इंश्योर करने के लिए द ऑडिटर शेल सबसे पहले प्री कंडीशन क्या मांगता है आपसे कि एप्लीकेबल एफआरएफ यूज़ होना चाहिए। तो ये चेक करो कि क्या एप्लीकेबल एफआरएफ जो एक्सेप्टेबल एफआरएफ है वही यूज़ किया गया है या नहीं। दैट इज़ जो एफआरएफ यूज़ किया गया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है मतलब सही यूज़ किया गया तभी तो एक्सेप्टेबल है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ उसने किस बारे में बात की थी डेफिनेशन ने, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से उसका एग्रीमेंट ऑब्टेन करो जिसमें वो ये एक्नॉलेज करते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑल्सो जो भी इंटरनल कंट्रोल उन्हें लगता है कि नेसेसरी होगा ताकि जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो वो उस इंटरनल कंट्रोल को भी प्लान कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, आप जाके क्या किसी और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल बनाने बैठोगे ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड या एरर ना हो। आप तो चेक करने जाते हो ना कि है या नहीं। फिर तीसरा वो अपने एग्रीमेंट में ये एक्नॉलेज करेंगे, ये समझेंगे कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रोवाइड करना होगा ऑडिटर को विथ एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस जिसके बारे में मैनेजमेंट अवेयर है, मैनेजमेंट जानती है कि ये रेलेवेंट होगा प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर मांग रहा है तो मैनेजमेंट को वो प्रोवाइड करानी होगी और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनस within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence। तो सबसे पहला हम कब ये मानेंगे कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, हम चेक करेंगे कि क्या जो एफआरएफ यूज़ किया है वो एक्सेप्टेबल है, हाँ है। देन हम ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट जिस पे मैनेजमेंट क्या बताएगी कि इस बात को एक्नॉलेज करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और अगर कोई इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो वो भी वही मैनेज करेंगे। साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि उन्हें प्रोवाइड कराना होगा एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए, और हर तरीके का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना होगा टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी। से दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इजी एंड मार्क्स स्कोरिंग है, अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है इसमें आपको, सो इसे अच्छे से पढ़ो। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, देखो जहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली बोल देगी ना कि ऑडिट करनी है, लाइक हमने मल्टी कोऑपरेटिव पढ़ा था, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए बोल सकती है। अगर ऐसी कोई ऑडिट है तो बात अलग है, अदरवाइज बाकी जो भी कंपनीज या नॉर्मली कोई ऑडिट कराता है तो ऐसे केस में ना ऑडिट मैटर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है दोनों ऑडिटर और क्लाइंट के लिए कि दोनों पार्टीज ना एकदम क्लियर हो अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। It must be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work। जो आपका एंगेजमेंट लेटर है जिसमें आपने टर्म्स बताए हैं, नेचर बताई है, स्कोप बताई है, वो पहला तो राइटिंग में होना चाहिए और राइटिंग में भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली स्पेसिफाई करे कि स्कोप क्या है वर्क का। क्या ऑडिटर रिव्यू करने आया है या प्रॉपर ऑडिट करने आया है, क्या करने आया है? किसी पर्टिकुलर सिर्फ स्टॉक ऑडिट के लिए आया है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए आया है? फिर उसके बाद ऑडिटर एग्री करेगा इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को विथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी जो भी अप्रोप्रिएट हो। और जो भी टर्म्स एग्री करते हैं दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ वो उन्हें रिकॉर्ड करनी होगी एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। या तो एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ही बनाओगे या किसी भी अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट को बनाओगे जिसमें आपकी जो भी टर्म्स है वो राइटिंग में होंगे और क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे स्कोप ऑफ वर्क। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। एक ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर बनाता है और वो भेजता है अपने क्लाइंट को। ये दोनों के इंटरेस्ट की बात है, ऑडिटर की भी और क्लाइंट की भी, कि ये एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाए। कभी हो सकता है ना, मान लो क्लाइंट ने एक एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाया, राइटिंग में नहीं बनाया, ऑडिटर ने हर चीज़ नहीं चेक की, ऑडिटर ने सिर्फ ना स्टॉक ऑडिट कर दी, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो अरे हमने तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए बुलाया था, तुम सिर्फ स्टॉक ऑडिट क्यों कर दिए?
तो ऑडिटर बोल रहा है नहीं नहीं, तुमने तो ऐसा बोला ही नहीं, तुमने सिर्फ स्टॉक ऑडिट की बात की थी। फिर वही हो सकता है तुम एक्चुअली में सच में स्टॉक ऑडिट के लिए बुलाया गया हो, बट मैनेजमेंट वहाँ पे आके नहीं नहीं हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अगर झूठ बोलना चाहे तो वो नहीं हो सकता। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमारा जो ये अप्रोप्रिएट लेटर है ना, ये राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों ही पार्टी के इंटरेस्ट में होता है अगर ये राइटिंग में हो तो। इससे जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है ग्रेट एक्सटेंड तक। अब ये लेटर क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप होगी इस ऑडिट की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ऑडिटर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी मैनेजमेंट की, ताकि एट एनी पॉइंट ऑडिटर ये ना बोले कि नहीं नहीं ये तो तुम्हें करना था, मैं नहीं कर सकता, या मैनेजमेंट ना बोले कि नहीं ये भी काम तुम ही करके दो। नहीं, पहले से क्लियरली स्पेसिफाई होगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की और क्या मैनेजमेंट की है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, and at last reference to the expected form and content of any reports to be issued by the auditor, and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content। जैसे तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तुमने एक एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट बता दिया है कि हम इस तरीके से तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे, पर तुम साथ में ये भी स्पेसिफाई कर रहे हो कि ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी वजह से हो सकता है जो रिपोर्ट बने वो डिफ़र करे इस एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट से। अगर लॉ और रेगुलेशन ना बहुत क्लियरली ये प्रेस्क्राइब करे या स्पेसिफाई करे जो सफिशिएंट डिटेल्स है अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऐसे केस में ये फिर उतना ज़रूरी नहीं होगा कि ऑडिटर उन्हें रिकॉर्ड करे एक रिटर्न एग्रीमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी लॉज बारे में बात कर रहा है, लॉ बता रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। बट यहाँ पे भी आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना होगा जिसमें आप ये शो करोगे कि ये लॉ और रेगुलेशन अप्लाई होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई XYZ एक्ट है, ये एक्ट बोल रहा है कि जो इन्वेंट्री की काउंटिंग होगी ना, फिजिकल काउंटिंग, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब तुम्हें ना ये अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ये बात बोल दिया है। बट तुम एक एग्रीमेंट बनाओगे जिसमें तुम ये लिखोगे कि XYZ एक्ट अप्लाई होता है इस ऑडिट में, ताकि इसके जो भी लॉज रेगुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएं। जैसे देखो RBI की ना बहुत सारी गाइडलाइंस है इनकम रिकॉग्निशन को लेके। NPA अकाउंट के लिए हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में। तो अगर मैं ये बोल दूं कि RBI एक्ट एप्लीकेबल होता है इस पर्टिकुलर बैंक में, या मैं एक एक प्रोविज़न एक्सप्लेन करूं, बात तो एक ही है ना। अगर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है तो इसके प्रोविज़न तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे ही ना। इसलिए बस ऐसे केस में आपको ये लॉ बताना होता है कि ये लॉ हमारे इस पे एप्लीकेबल है ऑडिट में। ये एग्जांपल देखो, इसमें सबसे पहले तो फर्म का नाम है CA, फिर एड्रेस है जहाँ की फर्म है, देन किसे आप ये लेटर इशू कर रहे हो, तो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी का नाम। फिर सबसे पहले आप बताओगे अपने एंगेजमेंट लेटर में कि क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप है ऑडिट की, जिसमें आप ये बता रहे हो कि हाँ हम ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कंप्राइज करेगी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एंड ऑल। मतलब आप ये बता रहे हो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट करने वाले हैं। फिर आप बता रहे हो कि हाँ हम अपना एक्सेप्टेंस कंफर्म करते हैं इस बात, और ये मानते हैं कि जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, और वो मतलब अंडरस्टैंडिंग आप अपनी इस लेटर के थ्रू उन्हें बता रहे हो। अब क्या अंडरस्टैंडिंग बताओगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट की, कि आपको रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। फिर ये जो रिजनेबल एश्योरेंस होती है ये हाई लेवल होती है, पर ये गारंटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हो सकता है कोई मटेरियल में स्टेटमेंट हो जो ऑडिट करते वक्त हमें दिखे, और कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से ये हमें ना दिखे। फिर आप बता रहे हो कि ये मिसस्टेटमेंट कब अराइज हो सकती हैं। अब यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव और स्कोप बता दी, उसके बाद अब आप बात कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। पहले ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके बाद मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई असेस करेगा रोमम, उसके बेसिस पे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करेगा, ऑब्टेन करेगा एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवेल्यूएट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर कंक्लूड करेगा उस अप्रोप्रिएटनेस पे कि कितना अप्रोप्रिएट है मैनेजमेंट का यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न। सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है।
और वैसे भी ये ऑडिट रिपोर्ट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी शो करते हो। फिर आप एट लास्ट स्पेसिफाई कर देते हो कि बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकता है कि ऐसे कुछ इसमें स्टेटमेंट, मटेरियल स्टेटमेंट हों जो डिटेक्ट ना किए जा सके हों, ताकि इनकेस आगे जाके कोई इशू हो ना तो आप पे एकदम से बर्डन ना जाए कि आपने तो नहीं डिटेक्ट किया था। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, सिलेक्ट करे और अप्लाई करे कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, कंसिस्टेंट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को। फिर ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जजमेंट्स बनाए, एस्टिमेट्स बनाए जो रिजनेबल हो, प्रूडेंट हो, ताकि हमें एक ट्रू और फेयर पिक्चर देखने को मिले स्टेट ऑफ अफेयर्स की। देन प्री कंडीशंस में हमने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल भी डिज़ाइन करना उन्हीं का काम होता है। ऑल्सो दे हैव टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, अब देखो यहाँ पे जो प्री कंडीशंस पढ़ी थी वही लिखा है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के बाद आप फीस बताओगे और ये बताओगे कि आप किसे रिपोर्ट करने वाले हो। एंड एट लास्ट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ साइन एंड रिटर्न द अटैच्ड कॉपी ऑफ दिस लेटर टू इंडिकेट योर एक्नॉलेजमेंट। अब मतलब आप मैनेजमेंट से कह रहे हो कि आप भी इसमें साइन करो और हमें ये बता दो क्लियरली कि हाँ आप एग्री करते हो इन सब टर्म्स के साथ। फिर कौन सी कंपनी के लिए है, CA, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, नेम ऑफ द मेंबर, डेसिग्नेशन। अब हमने ये समझ लिया कि ये टर्म्स क्या होती है, कैसे एक्सेप्ट होती है, किस तरीके से बनती है, प्री कंडीशंस क्या होती है, कैसे चेक करते हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं। अब व्हाट हैपन इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। आपने चेक किया, आपको पता चला अरे प्री कंडीशंस तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है ना तो सबसे पहले तो ऑडिटर इस बात को डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, और अगर आप लॉ या रेगुलेशन के थ्रू बाउंड नहीं हो ना तो फिर आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इस ऑडिट एंगेजमेंट को, अगर प्री कंडीशंस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करती है तो। अब कब ऐसा होता है जब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती, जब ऑडिटर ने ये बहुत क्लियरली डिटरमाइन कर लिया है कि जो FRF यूज़ की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वही जो पॉइंट्स हमें चेक करने थे ना प्री कंडीशंस के लिए, उन्हीं पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला, मतलब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं करती है, या आपको मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ही नहीं मिला है अभी तक जिसमें मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करती है। तो जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी, अगर उसका आपको नेगेटिव आंसर मिलता है तो ऐसे केस में आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे पहले तो, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, और अगर वो नहीं मानते हैं और आपको लॉ और रेगुलेशन ज़बरदस्ती उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने नहीं बोलता तो तब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। देन आपकी जो स्कोप होती है ना ऑडिट की, आपके ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से भी पहले उस स्कोप में लिमिटेशन लगा देती है मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट या TCWG किसी भी तरह का लिमिटेशन इम्पोज कर देगी आपकी स्कोप में, जिस लिमिटेशन को लेके ऑडिटर ये बिलीव करता है कि अगर ये लिमिटेशन हटाई नहीं गई तो मुझे ये अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम करनी पड़ सकती है, तो ऐसे केस में ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस लिमिटेड एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। जिसे अगर एक एग्जांपल से समझना चाहो ना, तो मान लो आप ऑडिट करने जाने वाले हो, आपको पहले ही ना उस फर्म ने, एंटिटी ने बोल दिया है कि हम आपको किसी भी तरह की डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने नहीं देंगे। अब आप देख रहे हो इनकी डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, इनसे सारी डॉक्यूमेंट्स उड़ गई हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो भाई मिस स्टेटमेंट है। अब आपके लिए कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप पहले उनको बोलो कि लिमिटेशन हटाने, अगर वो हटाते हैं तो ठीक, अगर नहीं हटाते हैं और आपको एकदम अच्छी तरह से पता है कि इस लिमिटेशन की वजह से अब आपको अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम करनी पड़ेगी, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उस एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। अब ये तो हुआ कि आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि नहीं आप इन टर्म्स को चेंज करो, आप कुछ और टर्म्स रखो, तो ऑडिटर तब तक उन टर्म्स को, उन चेंज इन टर्म्स के साथ एग्री नहीं करेगा जब तक वो रिजनेबल ना हो, उसके अगेंस्ट कोई रिजनेबल जस्टिफिकेशन ना हो। अगर कोई रिजनेबल जस्टिफिकेशन है, आपको डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेने मना किया जा रहा है, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई जस्टिफिकेशन है जो कि सही है, वैलिड है, तब तो आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं। अब आपको एंटिटी आके ना रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंजेस करने हैं कुछ। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आई हों जो अफेक्ट कर रही है उस एंटिटी के नीड फॉर सर्विस को, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है नेचर ऑफ ऑडिट को लेके जो ओरिजिनली रिक्वेस्ट किया गया था, या उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी हो ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
तो ऐसे केस में ना ऑडिटर कंसिडर करेगा जो भी जस्टिफिकेशन वो देंगे इन चेंजेस को लेकर, पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दैट इज़ मान लो वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा टर्म्स चेंज करना है, हम अभी तक आपको बोल रहे थे आपको जिस तरह से ऑडिट करनी है आप कर सकते हो, बट अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन नहीं ले सकते। ये क्या किया, आपकी ऑडिट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी आपकी स्कोप के ऊपर। तो आप पहले इसकी जस्टिफिकेशन, इसके पीछे जो रीज़न दिया है वो चेक करोगे कि वो रिजनेबल है क्या। अब एनटीटी ने अपने डेटर से बहुत टाइम से पैसे मांगे थे, वो नहीं दे रहा है, एनटीटी ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब ऐसे केस में आप इसके पास जाओगे डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेने, तो ये तो झूठ ही बोलेगा ना, ये चाहेगा कि ये कंपनी फंस जाए, इसकी ऑडिट रिपोर्ट ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको इससे डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेने से रोका जा रहा है तो वो रिजनेबल है, हाँ है। तो आप पहले चेक करोगे कि उनकी जस्टिफिकेशन रिजनेबल है या नहीं। अब ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस को आप रिजनेबल कब मानोगे, जब जो ये चेंजेस करे जा रहे हैं ना सर्कमस्टांसेस में, वो अफेक्ट करेंगे एंटिटी की रिक्वायरमेंट को या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को कंसर्निंग द नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। अगर इन रीजंस की वजह से कोई चेंजेस बोले जा रहे हैं तो आप उन्हें रिजनेबल बेसिस पे कंसिडर कर सकते हो। पर वहीं कोई ऐसी चेंज रिक्वेस्ट की जा रही है जो रिलेट करेगी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से जो कि इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है या अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो ऐसे केस में फिर हम उसे रिजनेबल कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे ऑडिटर ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है रिगार्डिंग रिसीवेबल्स। तो अब एंटिटी उसे बोलती है कि एक काम करो, अभी तक तो तुम ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे थे, अब ऑडिट एंगेजमेंट से चेंज करके ना रिव्यू एंगेजमेंट में आ जाओ। क्यों, क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट में हमें चाहिए होती है रिजनेबल अश्योरेंस, जिसके लिए हमें चाहिए होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये ना मिलने की वजह से हो सकता है हमारी रिपोर्ट क्वालिफाइड हो जाए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक काम करो, तुम एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज कर दो, हमने तुम्हें बुलाया ऑडिट के लिए था, बट अब ऑडिट नहीं, तुम रिव्यू बस करके जाओ। तो ऐसे केस में आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को। क्यों, क्योंकि ये चेंज एक करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन को लेके की जा रही है। तो अभी जो हमने पढ़ा, अगर आपको अपनी ऑडिट कंप्लीट करने से पहले ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो ये ऑडिट एंगेजमेंट है ना इसमें चेंजेस कर दो। अभी आप ये रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे थे, अब रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट से आप आ जाओ लोअर लेवल अश्योरेंस में, दैट इज़ ऑडिट से आप आ जाओ रिव्यू पे। तो आप ये भी करने को तैयार हो जाओगे, बट उसके लिए पहले ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा कि क्या कोई रिजनेबल जस्टिफिकेशन है इस चीज़ के पीछे, या बस उन्हें बचना है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आप को क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दिलवाना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। इस चेंज को ना एग्री करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले ना ऑडिटर ये असेस करेगा कि क्या किसी भी तरह की लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन है इस चेंज के पीछे। अगर ये चेंज किया गया तो किसी भी तरह की लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन होगी क्या। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि हाँ रिजनेबल जस्टिफिकेशन है इस चेंज के पीछे, एक ऑडिट एंगेजमेंट से एक रिव्यू में आने के लिए एक रिजनेबल जस्टिफिकेशन है, या अगर एंगेजमेंट चेंज भी कर दिया गया, मानो अभी तक तुम ऑडिट कर रहे थे अब तुम रिव्यू कर रहे हो, बट फिर भी जो भी रिलेटेड सर्विसेज या ऑडिट वर्क अभी तक तुमने परफॉर्म किया है ना वो सब रेलेवेंट होगा इस रिव्यू के लिए भी। वरना क्या होगा ना, अगर ये सब इसके लिए रेलेवेंट नहीं हुआ तो तुम्हें वापस से सब चीज़ें शुरू से परफॉर्म करनी पड़ेगी। बाकी अब तुम डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक एविडेंस तुमने पहले के एग्रीमेंट के हिसाब से बना लिए थे ना, पहले देखो क्या हुआ, इस पैराग्राफ में ये बोल रहा है पहले तुम ऑडिट करने वाले थे, ठीक है, अब तुम्हें रिव्यू करने बोल दिया गया है। तुमने इसके पीछे रीज़न चेक किया, तुम्हें लगा चलो जस्टिफिकेशन है, सही, रिजनेबल है, तुम मान गए ऑडिट से रिव्यू में आने को। अब तुम ये चेक करोगे कि अभी तक तुमने जो भी वर्क परफॉर्म किया था इसके हिसाब से किया था, जो भी एविडेंस इकट्ठे किए थे, तो क्या ये एविडेंस यहाँ काम आएंगे। अगर आएंगे तो बहुत बढ़िया। हाउएवर जो भी आप रिपोर्ट इशू करोगे अब वो रिपोर्ट होगी इसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं, रिव्यू की रिपोर्ट इशू करोगे। और इसे लेके किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए जो रिपोर्ट होगी इन रिलेटेड सर्विसेज में वो इंक्लूड नहीं करेगी किसी भी तरह का रेफरेंस टू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। जो पहले एंगेजमेंट था जिसे चेंज कर दिया गया उससे कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा पूरी रिपोर्ट में। दैट इज पूरी रिपोर्ट में उसके बारे में बात ही नहीं की जाएगी, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ना ही जो प्रीवियस पहले ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट थी उसमें परफॉर्म की हुई किसी भी प्रोसीजर के बारे में तुम यहाँ बात करोगे। सिर्फ इस नई रिपोर्ट में तुम ना ये स्पेसिफाई करोगे कि ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजेस किए गए हैं, और अब यहाँ इसके साथ हम रेफरेंस देंगे उन प्रोसीजर्स को जो एक्चुअली में यहाँ परफॉर्म की गई है।
और अगर ये टर्म्स चेंज किए जा रहे हैं तो उसमें एग्री करेगी दोनों मैनेजमेंट और ऑडिटर जो न्यू टर्म्स हैं उनके साथ। कहाँ पे? तो किसी सूटेबल ये एंगेजमेंट लेटर पे या अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट में। अब ये तो सिचुएशन हो गई कि आपको लग रहा है कि चलो रिजनेबल जस्टिफिकेशन है, बट अगर ये हुआ कि ऑडिटर को ये समझ आया कि नहीं नहीं रिजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये चेंजेस तो नहीं किए जा सकते, आप अनेबल हो इस चेंजेस के साथ एग्री करने को, आपने मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट बोल रही है नहीं हम तो तुम्हें परमिट नहीं करेंगे ऐसे काम करने को टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, जो चेंज हम बोल रहे हैं या तो वो एक्सेप्ट करो या तुम्हें जो करना है करो, हम तो नहीं तुम्हें परमिशन देंगे ये एंगेजमेंट परफॉर्म करने की। तो अब ऐसे केस में द ऑडिटर शेल विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर विड्रॉ कर देगा, ऑडिटर बोलेगा जाओ फिर जहाँ से काम कराना कराओ, मैंने तो नहीं करनी है, तुम विड्रॉ कर लोगे अगर ये पॉसिबल है अंडर लॉ और रेगुलेशन। एंड साथ ही साथ तुम ये डिटरमाइन करोगे कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है इधर कॉन्ट्रेक्चुअल या अदरवाइज जो तुम्हें ये कहती है कि अब तुम्हें इस चीज़ को रिपोर्ट करना होगा, इन सर्कमस्टांसेस को रिपोर्ट करना होगा कुछ अदर पार्टीज़ को लाइक TCWG ओनर्स या रेगुलेटर्स। जैसे हमने बैंक ऑडिट में भी पढ़ा और पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा, अगर फ्रॉड होती है ना तो बैंक के केस में आप RBI को बताते हो, और कंपनीज के केस में अगर 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो। तो वही अगर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है इधर कॉन्ट्रेक्चुअल या अदरवाइज तो आप ये सर्कमस्टांसेस जाके रिपोर्ट करोगे कुछ अदर पार्टीज़ को सच एस TCWG ओनर्स और रेगुलेटर्स। एंड लिखा है ना साथ ही साथ आप विड्रॉ भी कर लोगे वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट मतलब पहले भी आप ही ने ऑडिट की थी आज भी आप ही कर, हमने पढ़ा था ना कि 5 साल तक एक ही ऑडिटर रह सकता है। तो अब अगर रिकरिंग ऑडिट का केस है ना तो ऑडिटर यहाँ पे ये असेस करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट हैं जो रिक्वायर करते हैं कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज किया जाए या वापस से एंटिटी को रिमाइंड कराया जाए इस एंगेजमेंट के बारे में, एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में। दैट इज अब इन 5 सालों में क्या आप हर साल नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे या एक बार जो मैनेजमेंट के साथ आपने एग्री कर ली वही कंटिन्यू करोगे। ऑडिटर ये डिसाइड कर सकता है कि वो कोई भी नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड नहीं करेगा, जो पहले साल बनाई थी उसे ही कंटिन्यू करता चलेगा। हाउएवर कुछ ऐसे फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फॉलोइंग मैटर्स हो सकते हैं जो इस चीज़ को अप्रोप्रिएट कर देंगे कि आपको रिवाइज करना ही होगा ऑडिट एंगेजमेंट को, या आप अगर पुराना ही यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको पहले उसे वापस से रिमाइंड करना होगा एंटिटी को। जब आप लास्ट टाइम ऑडिट कर रहे थे ना तो आपको समझ आया था किसी भी तरह का आपको एक इंडिकेशन दिखा था कि एंटिटी ना मिसअंडरस्टैंड कर रही है आपके ऑब्जेक्टिव और स्कोप को। अगर ऐसा है तो या तो आप नया टर्म्स बनाओगे या जो आपने बना रखी है वो वापस से रिमाइंड कराओगे, उनको बताओगे कि देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये हमारी है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। या किसी भी तरह का रिवाइज या स्पेशल टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट का, दैट इज़ किसी भी तरह का रिवीजन हुआ है किसी टर्म्स को लेके, कुछ टर्म्स में चेंजेस हैं, तुम्हारी फीस पहले कुछ और थी अब कुछ और है, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आया है, अब पहले आपने मिस्टर एक्स थे डायरेक्टर उनके साथ एग्री किया था, अब ये चेंज हो गया, मिस्टर एक्स के बदले मिस्टर वाई आ गए हैं, तो आपको वापस से नया बनाना पड़ेगा एंगेजमेंट, या तो वापस से इनको रिमाइंड कराना होगा देख लो आप भी एक बार चेक कर लो हमारे एंगेजमेंट को। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप हुई है, नेचर या साइज ऑफ एंटिटी के बिजनेस में चेंज आया है, किसी भी तरह की लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को लेके चेंज आया है, FRF में चेंज आया है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को लेके चेंज आया है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो फिर ऐसी सर्कमस्टांसेस में एक ऑडिटर या तो नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा या तो फिर वो पुराने को ही रिमाइंड कराएगा एंटिटी को। बाकी जब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करोगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू यूज़र्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन यूज़र्स को कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? हाई ऑडिट क्वालिटी से। तुम्हारी ऑडिट की क्वालिटी ना बहुत हाई है जिसकी वजह से जो ये कॉन्फिडेंस है ना ये मेंटेन होके रखा पा रहा है। तो अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करता चले हाई ऑडिट क्वालिटी ताकि ये कॉन्फिडेंस ऐसा ही बना रहे। अब इस क्वालिटी के बारे में हमें कौन बताता है? SQC1 एंड SA 220 बोथ डील्स विद द क्वालिटी कंट्रोल। बस डिफरेंस ये है कि SA 220 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, तो वही SQC1 डील करता है हर तरह के एंगेजमेंट से, ऑडिट से, रिव्यू से, अदर अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज से, सब की क्वालिटी को लेके बात करता है SQC1, और SA 220 सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी के बारे में बात करेगा। फर्दर जो SQC1 है ना वो पूरी फर्म को एप्लीकेबल होता है,
जैसे XYZ एंड एसोसिएट्स, ये CA फर्म है, इस पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा SQC1। वही इनके पास 5 ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं, तो हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए पर्सनली एप्लीकेबल होगा SA 220। अब जैसे हम हर एक ऐसे का नाम पढ़ते हैं ना, लाइक SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, SQC1 का क्या नाम है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। ये हमने ओवरव्यू में भी समझा था कि SQC1 रिक्वायर करती है कि एक फर्म कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिज़ाइन करे, इस्टेब्लिश करे, जो प्रोवाइड करे रिजनेबल अश्योरेंस, साथ ही साथ कंप्लाई करता चले विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। और ऐसा करते हुए जो भी रिपोर्ट इशू की जाएगी वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स कंसिस्ट करना चाहिए जो हेल्प करेंगे उन्हें टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के? एक फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ना ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए जो इन कुछ मैटर्स को एड्रेस करे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ethical requirements, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement, human resources, engagement performance and monitoring। अब इन सब चीज़ों को आप आगे अभी डिस्कस करने वाले हो। और ये जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं ये डॉक्यूमेंट किए जाने चाहिए, कम्युनिकेट किए जाने चाहिए फर्म के पर्सनल्स के साथ। जब आप कम्युनिकेट करते हो ना तो इससे क्या होता है, फर्म रिकॉग्नाइज करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन इट्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम इट्स पर्सनल, जिसकी वजह से फिर फर्म एनकरेज करती है अपने पर्सनल्स को कि वो कम्युनिकेट करे अपने व्यूज़ और कंसर्न को इस क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स पे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑडिट फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब देखो SQC1 का ओवरव्यू में हमने क्या पढ़ा कि ये रिक्वायर करेगा कि उन्हें अपनी फर्म में एक ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर डिज़ाइन करनी है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दे। तो सबसे पहले SQC1 रिक्वायर कर रही है अपनी फर्म को कि वो इस्टेब्लिश करे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो कि वो प्रमोट करे एक ऐसा इंटरनल कल्चर जो वहाँ पे काम करने वाले हर इंसान के दिमाग में ये चीज़ रिकॉग्नाइज कराए, ये समझाए उसे कि क्वालिटी कितनी एसेंशियल है इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट्स। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट इज़ एक कोई लीडर होगा ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस क्वालिटी की। तो SQC1 ये भी रिक्वायर करता है कि वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स कुछ ऐसी हो जो रिक्वायर करे कि फर्म का CEO या जो भी मैनेजिंग पार्टनर है वो अज्यूम करे पूरी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब पूरे फर्म की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना क्वालिटी कंट्रोल की, वो या तो इस मैनेजिंग पार्टनर की है या CEO की है। अब इससे क्या होता है ना, जो ये एग्जांपल सेट करते हैं फर्म के लीडर्स, वो एनकरेज करता है ऐसा इनर कल्चर जो रिकॉग्नाइज करा पाए हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। अब आप जाके एक ऐसे CA के अंडर काम कर रहे हो इन योर आर्टिकलशिप जो हर एक काम को प्रॉपर वे से परफॉर्म करता है, अच्छी तरीके से करता है। वहीं आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे ऊपर ऊपर से बस चेकिंग होती है, ठीक से कुछ काम नहीं होता, तो आप क्या सीखोगे? जिससे आप काम कर रहे हो, जो एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं आप वही सीखोगे ना। इसीलिए बोल रहा है जो एग्जाम्पल सेट किया जाता है बाय फर्म्स लीडरशिप वो एनकरेज करता है ऐसा इनर कल्चर जो रिकॉग्नाइज कराए हाई ऑडिट क्वालिटी। और ये तो तभी होगा जब ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाई जाए। फर्दर, अगर किसी भी इंसान को असाइन की गई है कोई ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल बाय CEO या मैनेजिंग पार्टनर, तो वो इंसान कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो। अब कल क्या है, आर्टिकल को उठा के आप अपना ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की। वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो, एबिलिटी हो, नेसेसरी अथॉरिटी हो, जिसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर पाए और उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। देन सेकेंड हमने पढ़ा था एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे SQC1 चाहती है कि फर्म इस्टेब्लिश करे कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो प्रोवाइड करें रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट व्हाट, कि जो फर्म है और फर्म के पर्सनल्स हैं वो कंप्लाई करते हैं हर एक रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कंटेंट है तुम्हारी कोड ऑफ एथिक्स में। ये कोड ऑफ एथिक्स हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी।
देखो तुम्हें ना स्पेसिफिकली कुछ नया याद नहीं करना है, बस क्या याद करो कि SQC1 हर चीज़ के लिए बोलता है कि पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ। अब क्या क्या चीज़ के लिए बोलता है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कि तुम इसके साथ कंप्लाई कर रहे हो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये पॉइंट्स याद रखने हैं और अब इनके लिए तुम्हें पॉलिसीज प्रोसीजर बनाने हैं, तो वो बाकी हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। अब हमारी कोड ऑफ एथिक्स क्या कहती थी, हमारे क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन हो, साथ ही साथ ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक फर्म को ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर इस्टेब्लिश करनी चाहिए, डिज़ाइन करनी चाहिए जो प्रोवाइड करे उसे एक रिजनेबल अश्योरेंस की जो फर्म और उसके पर्सनल से इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट मेंटेन कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस को, जो रिक्वायर्ड है बाय योर कोड ऑफ एथिक्स। तो ये जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स है ना, ये एनेबल करे फर्म को कि वो कम्युनिकेट कर पाए अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को अपने पर्सनल्स के साथ। अब एक फ्रेशर को हो सकता है ना पता हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो तुम्हारी पॉलिसी प्रोसीजर्स ऐसी होनी चाहिए जब वो फ्रेशर आ रहा है ना, तो उससे सबसे पहले तो ये समझ आ जाए कि इस फर्म के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या है। दूसरा, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और इवेल्युएट कर पाए उन सर्कमस्टांसेस को और रिलेशनशिप को जो क्रिएट कर सकती है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और अगर है थ्रेट तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए ताकि उस थ्रेट को हम एलिमिनेट कर पाए या रिड्यूस कर पाए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। दैट इज़, मान लो तुम्हारी पॉलिसी कुछ ऐसी है कि तुम्हारे यहाँ जो भी इंसान काम कर रहा है ना उस फर्म में, उसको अपने जो भी डेट्स हैं, क्रेडिट्स है, गारंटी है, उन सब की इंफॉर्मेशन फर्म के साथ प्रोवाइड करानी होगी टाइम टू टाइम। हर एक नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसके लिए उस टीम में उस पर्सन को एंगेज करने से पहले उसे अपनी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। अब इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या किसी भी तरह की ऐसी कोई कनेक्शन दिख रही है, सर्कमस्टांसेस दिख रही है जिसकी वजह से थ्रेट हो सकता है इंडिपेंडेंस को। आगे वही लिखा है कि एक फर्म में ना ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके थ्रू जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो प्रोवाइड करा सके अपनी फर्म को हर एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट का एंगेजमेंट। अब तुम बस उठा के ले जा रहे हो सबको कि हमें कहीं तो जाना है ऑडिट करने, उन्हें पता ही नहीं है कि जा कहाँ रहे हैं, तो वो कैसे बताएंगे कि कोई सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से थ्रेट हो सकता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो पार्टनर है वो अच्छी तरीके से पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बता पाए अबाउट क्लाइंट एंगेजमेंट, जिसके बाद जो पर्सनल्स हैं वो बहुत क्लियरली ये नोटिफाई कर पाए फर्म को कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है जो थ्रेट क्रिएट कर सकती है, और अगर किसी भी तरह की ब्रीच हो तो वो भी प्रॉम्प्टली नोटिफाई की जा सके टू फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। मेन इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि हम इंश्योर करें कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। एटलीस्ट ना साल में एक बार फर्म को रिटन कन्फर्मेशन ऑब्टेन कर लेना चाहिए अपने पर्सनल से कि वो कंप्लाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ। देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। अब इस टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी इस बैच की आखिरी क्लास होगी ऑफ एक्सप्लेनेशन। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस तो हम करेंगे ही, और साथ ही साथ आपको MCQs हर दिन मिलेंगे कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।